Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel, Center of Manual Therapy. I'm Dr. Dilip Kumar, President CMT. जैसा कि कैल्टन बॉन्ड की सीरीज़ जो है वो हमने काफ़ी टाइम पहले स्टार्टिंग की थी और 2 चैप्टर्स इसके कंप्लीटेड है। तो ये 3rd चैप्टर है हमारा। फ्रेडी कैल्टन बॉन्ड बुक है मैनुअल मोबिलाइजेशन वॉल्यूम 1 की ये चैप्टर नंबर 3 है, टेस्ट ऑफ फंक्शन। हमने प्रीवियसली जो है वो 2nd चैप्टर किया हुआ था, तो अब इसी के साथ ही हम मूव ऑन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। टेस्ट ऑफ फंक्शन से मुराद की जितने भी हम टेस्ट वगैरह करते हैं ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो 2 चैप्टर्स देख रहे वो बिल्कुल बेसिक थे। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो टेस्ट वगैरह जो स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ना कि स्पेशल टेस्ट तो बेसिकली रीअसेसमेंट रिकन्फर्मेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम बात करेंगे कि वो टेस्ट जो हम इनिशियली परफॉर्म करते हैं बेसिक असेसमेंट के तौर पे जो हम परफॉर्म करते हैं ना, उनकी हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर भी हम इसी तरह बुक की डेफिनेशन साथ साथ जो है वो हम पढ़ते हुए जाएंगे। अ टेस्ट ऑफ फंक्शन एनेबल यू टू सी हियर एंड फील द पेशेंट्स कंप्लेंट, कि पेशेंट की कंप्लेंट्स को देखना, उसको पल्पेट करना, उसको असेस करना, उसको फील करना। ठीक है, तो जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि टेस्ट ऑफ फंक्शंस में से आते हैं, फिर उसके बाद आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, पेन की टाइप देखनी होती है, हर चीज़ की लियन जो है वो कॉन्ट्रेक्टल है, इनर्ट स्ट्रक्चर का या कॉन्ट्रेक्टल स्ट्रक्चर का है, जो कि हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें। पेन जो है वो न्यूरल है, मस्कुलोस्केलेटल से मसल से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। तो दीज ऑल अल्टीमेटली वी विल स्टडी इन द OMT चैप्टर 4 बेसिकली, लेकिन टेस्ट ऑफ फंक्शन इसी में वो OMT जो ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी इवोल्यूशन है चैप्टर 4 में भी इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो नो डाउट वी डू एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स। एक्टिव से हमें कॉन्ट्रेक्टल स्ट्रक्चर का पता चलता है, पैसिव से हमें इनर्ट स्ट्रक्चर का। देन वी डू ट्रांसलेटर जॉइंट प्ले मूवमेंट्स, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में देखा था। देयर आर 3 बेसिकली गिवन बाय द कैल्टन बॉन्ड, जिसमें ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग, इससे भी हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं वो हम देखेंगे। आफ्टर दैट रेजिस्टेड मूवमेंट में हमें मसल्स की इंटीग्रिटी, बेसिकली न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी पता चलती है। उसके बाद पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स हम कराते हैं, जो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व है या कौन सी लियन है, इस तरह करके। फिजियोलॉजिकल नेसेसरी मूवमेंट्स वी ऑल नो, ग्रॉस मूवमेंट्स एंड नेसेसरी मूवमेंट, ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक। देन एडिशनल टेस्ट, जिसको स्पेशल टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये तो सिर्फ एक आउटलाइन थी बहरहाल। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शन टेस्टिंग, इनको परफॉर्म करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसको हम देखते हैं। बी स्पेसिफिक व्हेन आस्किंग द पेशेंट अबाउट द सिम्टम्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हमने बिल्कुल ही कंसाइज रहना है, मतलब ना कि ज़्यादा सिंपैथी दिखानी है, और इस तरह करके हमने टू द पॉइंट भी रहना है। क्लोज एंड ओपन एंड क्वेश्चन का हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस तरह बात क्वेश्चन को ख़त्म करना चाहिए, किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम बेसिक्स में पढ़ते हैं। आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब द करेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दियर सिम्टम्स। ठीक है, पेशेंट को हम कहेंगे कि आप, जाहिर सी बात हम बता दें कि पेन की कैरेक्टरिस्टिक कुछ चीज़ें, जिस तरह हम सोप मेथड में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पेशेंट सिर्फ बता सकता है, लाइक सब्जेक्टिव, उसे वो आती हैं सब्जेक्टिव में। हर वो चीज़ जो पेशेंट के अलावा जो देख, लेट सपोज रेडियोग्राफ्स हैं या बाकी चीज़ें, लैब टेस्ट वगैरह, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। उसके बाद असेसमेंट और उसके बाद प्लान। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पेन टाइप। पेन टाइप हम, आप फील नहीं करोगे, पेशेंट बताएगा, इस तरह करके चीज़ें। स्पेशली नोट इफ अ पर्टिकुलर मूवमेंट प्रोवोक एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। कौन सी मूवमेंट पहले पूछेंगे, कौन सा पेन का टाइप क्या है, किस तरह की फीलिंग आपको आती है, और मूवमेंट कर वो परफॉर्म करेगा पेशेंट, तो वो बताना होगा कि किस मूवमेंट में आपका पेन होता है, वहाँ पे आपने मूवमेंट को रोकना है, हमसे ये आइडिया होगा। एक्टिव में हो रहा है, पैसिव में हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे पूछेंगे और परफॉर्म करेंगे। देन असेसिंग द क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट। क्वांटिटी मतलब कितनी मूवमेंट वो एक्टिवली परफॉर्म कर पा रहा है, कितनी जो है वो पैसिवली हम परफॉर्म करेंगे, इस तरह करके। देन एग्जामिन द रेंज ऑफ मूवमेंट फॉर ईच स्टैंडर्ड एंड कंबाइंड मूवमेंट। दोनों मूवमेंट्स हम एक्टिव भी करवाएंगे और कंबाइंड मूवमेंट भी कराएंगे। तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे एक्टिव मूवमेंट, उसके बाद जहाँ तक वो एक्टिव करता हुआ जा रहा है, उसके बाद जहाँ पे वो रुक गया, देन वी कैन ऐड द पैसिव। देन कंटिन्यू द सेम मूवमेंट पैसिवली विद ओवर प्रेशर। अब जो ओवर प्रेशर हम देंगे, जहाँ पे उन्होंने एक्टिव मूवमेंट खत्म किए, वहाँ पे ही हम
पैसिव ओवर प्रेशर देंगे. द पैसिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट इज नॉट स्टार्टेड अगेन एट द जीरो पोजिशन. जीरो पोजिशन में स्टार्ट नहीं होगा, वो वहाँ पे स्टॉप होगा जहाँ पे एक्टिव मूवमेंट उसकी स्टॉप हुई है, वहाँ पे हम उसको ओवर प्रेशर देना शुरू करेंगे, पैसिव पार्ट. ठीक है. जो भी रिजल्ट्स आएंगे, द रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट may reveal the hypermobility or hyper. We know the definition of hyper and hypo. Hypo means less. कोई भी नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ मोशन होती है किसी भी जॉइंट पे किसी भी मूवमेंट की, उससे अगर वो कम हो तो वो हाइपो है, उससे ज़्यादा हो तो हाइपर है. हाइपो और हाइपर मोबिलिटी एबनॉर्मलिटीज तब तक नहीं है, ये नेक्स्ट लाइन है इसकी. हाइपो मोबिलिटी और हाइपर मोबिलिटी दे आर ओनली पैथोलॉजिकल इफ दे आर एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स. ये नॉर्मली एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन जब किसी कंडीशन के साथ या किसी सिम्टम्स के साथ आती हैं, they are if they are associated with any symptom, then they become the then they can cause some sort of the abnormality. Until and unless they are not, they are considered as normal. अगर हाइपरमोबिलिटी नॉर्मल एनफील को हम डिस्कस करेंगे, कितनी एनफील्स हैं ये वो. अगर हाइपर हाइपरमोबिलिटी नॉर्मल एनफील के साथ आ रही है ना, तो ये अमूमन जो है वो ड्यू टू द कंजेनाइटल. हम डेफिनेशन इसके देखते हैं. द हाइपरमोबिलिटी और हाइपरमोबिलिटी विथ अ नॉर्मल हैंड फील के साथ अगर आ रहे हैं इज यूजुअली ड्यू टू द कंजेनाइटल स्ट्रक्चर एनोमली आर एनाटमिकल आर नॉर्मल एनाटमिकल वेरिएशन एंड इज अनलाइकली टू बी द सिम्टोमेटिक. जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, आर टू द बेनिफिट फ्रॉम मोबिलाइजेशन, या इसको फायदा भी ना हो, क्वाइट पॉसिबल. ठीक है. रिमेंबर दैट द मूवमेंट क्वांटिटी टेस्ट डन कैन डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ द डिसफंक्शन बट कैन implicate a capsular pattern or significant muscle shortening. जो मूवमेंट क्वांटिटी टेस्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो हमें नो डाउट डिफरेंशिएट भी करता है नेचर ऑफ डिसफंक्शन में. कौन सी टेस्ट है वो हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं. The amount of active or passive joint movement that can be measured with an instrument. in movements को हम किस तरह measure करते हैं? We know that there are ruler, there are the goniometers, universal goniometer या some devices like tilt को measure करने के लिए, joint को measure करने के लिए measuring tapes वगैरह हम ऐसे measure करते हैं. goniometer best used universally, universal goniometer जिससे हम रेंज वगैरह measure करते हैं, फिर हम normal measure करते हैं, फिर हम restricted वगैरह. यही लाइन लिखी हुई है. हाइपरमोबिलिटी और जो हाइपर मोबिलिटी है, दे आर ओनली पैथोलॉजिकल. वो हमेशा तभी जो है वो डेंजरस हैं इफ दे आर एसोसिएटेड विद द सिम्टम एंड पैथोलॉजिकल एनफील. अगर वो नॉर्मल एनफील के साथ आ रहे हैं तो नॉट अ बिग इशू. मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ रोटेटिक मूवमेंट्स, जिसमें 6 स्केल्स हैं, यही हाइपरमोबिलिटी वगैरह. अगर कोई भी मूवमेंट नहीं है, जीरो मूवमेंट है या थोड़ी बहुत मूवमेंट है या मूवमेंट है लेकिन कम है, दे कम इन हाइपरमोबिलिटी. और नॉर्मल है तो ग्रेड 3 नॉर्मल कंसीडर. 4 और 5 और 6 जो है वो ज़्यादा अगर मूवमेंट जो है बड़ी हुई है तो वो हाइपर मोबाइल है, नाम ही बताता है ना. अगर थोड़ी सी बड़ी हुई है तो ग्रेड 4 है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो वो 5 है, और अगर कम्प्लीटली इनस्टेबिलिटी है तो वो ग्रेड 6 में आ रहा है, लेकिन आएगा अगेन हाइपर मोबिलिटी में. ठीक है. Joint can be hypermobile in one direction and hypermobile in another. इसका मतलब ये होता है कि we know that कम से कम जो मूवमेंट एक किसी जॉइंट पे होती है वो 2 होती है ना, तो वो एक मूवमेंट में हाइपरमोबाइल हो सकता है, एक मूवमेंट में हाइपरमोबाइल हो सकता है. ये पॉसिबल है. अब हम आते हैं, असेस करेंगे क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट. Ability to see and feel the movement quantity is of special significance. The slight alteration from normal may often one clue to the correct diagnosis. Definitely it comes with the एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि उनको बिल्कुल वो बारीक सी मूवमेंट होती हैं, छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं जिस तरह आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स है, तो उनमें थोड़ा सा जो स्लाइट अल्ट्रेशन है वो फील करना इतना आसान नहीं है. लेकिन अगर उसके जिसके ऊपर सीरियस ने भी बहुत सारी बात की हुई है, अगर उन हल्की सी स्लाइट अल्ट्रेशन को भी अगर आप फील कर लेते हो, देन यू कैन रीच अप टू अ प्रॉपर आर करेक्ट डायग्नोसिस, या वो एक क्लू होता है. जिस तरह एंड फील है ना, एंड फील भी नॉर्मल और पैथोलॉजी में फील फर्क करना, इट्स क्वाइट harder for a practitioner. Assess the movement with a minimal forces. हमने बिल्कुल firm placement करनी होती है किसी भी joint की. Then we have to feel move the joint in all direction, जिसको हम glide test कहते हैं. केल्टन बॉन्ड की हमने glide test के 2 मेथड थे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट था. glide test हमने सेकंड चैप्टर में किया हुआ है. तो उसमें हमने असेस करना होता है, हर डायरेक्शन में जॉइंट को मूव करना होता है, जॉइंट लाइन से फर्म प्लेसमेंट होती है, पेनफुल ना हो बिल्कुल. देन वी हैव टू रिपीट
ऑल द मूवमेंट्स, फिर हमने फील करना होता है कि राइट साइड ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है या लेफ्ट साइड, ये वाली मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या ये वाली, यहाँ पे हाइपो है यहाँ पे हाइपर है, इस तरह करके. देन रिपीट द ईच पैसिव मूवमेंट, हर पैसिव मूवमेंट को रिपीट करना होता है एट ए डिफरेंट स्पीड के साथ, ताकि हमें पता चले. स्लोवर पैसिव मूवमेंट दे आर मोर लाइकली टू रिवील अ जॉइंट रिस्ट्रिक्शन. अगर स्लोवर जो पैसिव मूवमेंट्स होती हैं, वाइल जो रैपिड दे कैन ट्रिगर द एबनॉर्मल मसल रिएक्टिविटी. जो स्लोवर पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म कराते हो ना आप, अगर स्लोवर जो स्लोली मूवमेंट, अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है तो मोर लाइकली रिवील टू अ जॉइंट रिस्ट्रिक्शन, जिसमें अ मूवमेंट रिलेटेड टू द इनर्ट स्ट्रक्चर. जो फास्टर है, रैपिड मूवमेंट्स हैं, वो ट्रिगर करती है एबनॉर्मल मसल रिएक्टिविटी को. पैसिव मूवमेंट वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दैट इज बेस्ट असिस्ट थ्रू आउट एन एंटायर रेंज ऑफ मोशन टू द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप. ये जो स्टॉप स्लैक, ये जो वर्ड टर्मिनोलॉजी सेकंड चैप्टर में हमने क्लियर की है कैल्टनबॉर्न की, जिसमें स्लैक के जोन थे ना, जो हम स्लैक जोन पढ़ते थे, ट्रांजिशन जोन, फर्स्ट स्टॉप क्या है, इस तरह करके. Important finding, they are easily overlooked if the passive movement is tested only at the limit of active movement, जहाँ पे over pressure, since the first significant finding in a passive movement may be detected before the first stop. ये वही words हैं जो first stop वगैरह, first stop से पहले जो finding होती है वो passive movement की finding जो है वो first stop से पहले ही की जाती है. ठीक है, यही चीजें लिखी हुई है. क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट टू द फर्स्ट स्टॉप. अब हम क्वालिटी ऑफ मूवमेंट टू द फर्स्ट स्टॉप, वो बिफोर. अब टेस्ट मूवमेंट क्वालिटी बाय द फर्स्ट ऑब्जर्विंग द एक्टिव मूवमेंट. सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है. देन फील द सेम मूवमेंट पैसिवली, फिर उसी मूवमेंट को पैसिवली कराते हैं. देन अंटिल यू मीट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, जब आप उसको फील करते हो कि कोई रेजिस्टेंस आ रही है. ठीक है, देन यू अप्लाई द मिनिमल फोर्स एंड परफॉर्म द मूवमेंट स्लोली सेवरल टाइम थ्रू द एंटायर रेंज ऑफ मोशन. फिर हमने मिनिमम रेजिस्टेंस देनी होती है और फिर स्लोली मूवमेंट्स हमने थ्रू आउट रिपीट करनी होती है. जो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ रेंज ऑफ मोशन अप टू द फर्स्ट स्टॉप, जो पैसिव मूवमेंट शुड बी फ्री मतलब पेन फ्री, स्मूथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड. डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल कैन ऑफन बी डिटेक्टेड एज सुन एज यू कॉन्टेक्ट द पेशेंट आर वेरी अर्ली इन द रेंज ऑफ. बी अलर्ट टू स्लाइट एबनॉर्मलिटीज. ये प्रिकॉशनरी एहतियातन तौर पे आपने जो है वो थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ को बिल्कुल डिटेक्ट करना होता है और उसका थोड़ा सा बी अवेयर मतलब आपने उसका थोड़ा सा ख्याल रखना होता है. लेट सपोज अगर उसको कोई एबनॉर्मलिटी टाइप है तो आपने हिस्ट्री वगैरह प्रॉपर लेनी होती है और इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है. अगर डायरेक्टली आप ये टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो कंडीशन बढ़ भी सकती है. नाउ कमिंग टू द एंड फील, वो फीलिंग जो कि एंड रेंज ऑफ मोशन में आती है, इसीलिए उसको एंड फील कहा जाता है. इट्स अ क्वालिटी ऑफ मूवमेंट दैट कम्स आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप. एंड फील जो है एक सेंसेशन है इम्पार्टेड टू योर हैंड्स, आपके हाथों में जो फीलिंग आती है एट द लिमिट ऑफ द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन. जब लास्टली एंड रेंज जो है वो अवेलेबल जो रेंज ऑफ मोशन है जो लास्ट पे पहुंचेगी, जो एंड रेंज में पहुंचेगी, वहां पे ये सेंसेशन आती है, इसीलिए इसको एंड फील कहा जाता है. Test and feel with a slight additional stretch after the first significant stop of a passive. ये क्वालिटी टेस्ट में आती है एंड फील. इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे. फील कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे. एंड फील कभी भी जो है वो पेन फ्री होनी चाहिए, पेनफुल नहीं होनी चाहिए. एंड फील टेस्टिंग जो है वो हमेशा इस तरह करके ओवर प्रेशर से नहीं होती. ये इस तरह है कि मिसाल के तौर पे आप किसी भी मूवमेंट को, थेरेपिस्ट जो है किसी भी पेशेंट की मूवमेंट को परफॉर्म कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस उसको इंटरनली फील होगी. आएगी कहाँ से? पेशेंट में से. फील किसको होगी? थेरेपिस्ट को. लेकिन उसके लिए उसने एफर्ट्स नहीं करने, उसने सिर्फ स्मूथली मूवमेंट को जो है वो पैसिवली परफॉर्म कराना होता है. ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं देनी. इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, नॉट दैट द एंड फील टेस्टिंग इज नॉट सेम एज द ओवर प्रेशर अप्लाइड. जब हम एक्टिव मूवमेंट शुरू वाली लाइन्स में हमने पढ़ा था, ओवर प्रेशर हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे एक्टिव मूवमेंट खत्म होती है. यहाँ पे ओवर प्रेशर देके हमने इस तरह कोई चीज़ नहीं करनी. ठीक है, एंड फील जो है वो कैन बी इवोल्यूटेड ड्यूरिंग स्टैंडर्ड एंड कंबाइंड रोटेटरी मूवमेंट. ओवर प्रेशर एंड फील दे आर ड्यूरिंग द ट्रांसलेटेड ज्वाइंट प्ले या ज्वाइंट प्ले एंड फील. कह लें कि दो टाइप्स हैं इनकी, डिपेंड करता है फर्स्ट स्टॉप से पहले है या फर्स्ट स्टॉप के बाद है. एंड फील वो जो ड्यूरिंग स्टैंडर्ड एंड कंबाइंड पैसिव रोटेटरी मूवमेंट जो फील की जाए या करवाई जाए उसे हम ओवर प्रेशर एंड फील कहेंगे. और वो जो कि ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग द ट्रांसलेटेड ज्वाइंट प्ले मूवमेंट्स,
اس کو ہم جوائنٹ پلے اینڈ فیل کہتے ہیں. Evaluate the end field slowly and carefully after a passive movement from zero position یا actual resting position throughout the entire range of motion. اب ہم آتے ہیں نارمل اور ایب نارمل کی طرف. کیا ہے سبٹل اینڈ فیل فائنڈنگ دے آر ایزیلی اوورلکڈ اف یو ٹیسٹ اینڈ فیل اکویپلی. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. ایک ہے نارمل اینڈ فیل اور باقی ہیں ہمارے پاس پیتھولوجیکل. نارملی ہمارے پاس 3 ہیں. یہ ہمیشہ پین فری ہوتی ہیں. ایچ جوائنٹ موومنٹ ہیز اے کریکٹرسٹک ہینڈ فیل. ہر جوائنٹ کی اپنی اپنی ہینڈ فیل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے اس کی انیٹمی, جو بونس مل کے جوائنٹ بنا رہی ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور ڈائریکشن آف موومنٹ پہ. جو اینڈ فیل ہیں یہ ویری کرتی ہیں وتھ ایچ انڈیویجول. ڈپینڈ کرتا ہے ایج, باڈی ٹائپ, فلوٹ بلکی وغیرہ نہیں ہے اس طرح کر کے. آفٹر دا فرسٹ سگنیفیکنٹ ریزسٹنس ٹو دا پیسو موومنٹ از میٹ, جیسے ہی جو پہلا سگنیفیکنٹ ریزسٹنس فیل ہوگی تھراپسٹ کو جیسے ہی پیسو موومنٹ کراتے ہیں, جس کو ہم فرسٹ اسٹاپ کہیں گے. کیئرفلی اپلائی اے اسمال ایڈیشنل اسٹریس ٹو ڈیٹرمائن ویدر دا اینڈ فیل از سافٹ فرم. اسی کوئی مد نظر رکھتے ہوئے اسی پوائنٹ سے ہی ہم ایک اسمال ایڈیشنل اسٹریچ اپلائی کریں گے, جسٹ یہ فیل کرنے کے لیے کہ اینڈ فیل کون سی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اینڈ فیل ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہے, کہ اینڈ فیل کیا ہوتی ہے کہ جو ہم کسی بھی جوائنٹ رینج پہ جب ہم موومنٹ پرفارم کرتے ہیں تو ایک اسموتھلی ایک موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کو آپ نارمل کنسیڈر کرتے ہو, لیکن ایک ریزسٹنس آپ کو اینڈ رینج آف میں فیل ہوگی. وہ کون سی ہم بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن وہ جو ریزسٹنس آپ کو فیل ہوگی دیٹ وڈ بی دا اینڈ فیل. اور وہ پیشنٹ نہیں تھراپسٹ فیل کرے گا, لیکن آئے گی پیشنٹ کے پارٹس میں سے, باڈی پارٹس میں سے. دیر آر 3 نارمل. سافٹ اینڈ فیل جو ہے وہ سافٹ ٹیشو سے نکلی ہے. تو سافٹ اینڈ فیل وہ اینڈ فیل جو کہ سافٹ ٹیشو اسٹرکچر سے ملتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر نی فلیکشن ہے, نی فلیکشن اگر آپ پوسٹیریرلی نی پہ ہاتھ پلیس کرو تو آپ کو ہارڈ نہیں ملے گی اسٹرکچر, وہاں پہ زیادہ تر سافٹ ٹیشو اسٹرکچرز ہیں. تو سافٹ ٹیشو جو کریکٹرسٹک ہے وہ سافٹ ٹیشوز کی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اینڈ فیل لیٹ سپوز نی فلیکشن ہے جہاں پہ سافٹ ٹیشو اسٹریچز ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو آپ کو ہینڈ فیل ہوگی تھراپسٹ کو دیٹ وڈ بی سافٹ. Another example is the ankle dorsiflexion. فرم بیسیکلی کریکٹرسٹک ہے کیپسول یا لیگامنٹس کی. تو وہاں پہ اس جوائنٹ جہاں جوائنٹس پہ کیپسول زیادہ ہیں یا کیپسول لیگامنٹ زیادہ ہیں مثال کے طور پہ, تو وہاں پہ اگر اس کو اسٹریچ فیل ہوگا یا وہاں پہ جو اینڈ رینج میں ان کو ایک ریزسٹنس فیل ہوگی دیٹ وڈ بی فرم. تو وہ کس کی کریکٹرسٹک ہے بیسیکلی, لیگامنٹ یا کیپسول کی. ایگزامپل میڈیل لیٹرل روٹیشن آف دا ہیومرس اینڈ فیمر. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں مائنس اور پلس کا کانسیپٹ ہے. تو جو کیپسولر نارمل کیپسولر جو اینڈ فیل ہوتی ہے وہ مائنس نیگیٹو فارم میں آتی ہے, جسٹ بیکاز دس از دا لیس فارم. اور جو لیگامنٹس ہے وہ مور ہوتی ہے, تو اس کو پلس فارم کے نام. دونوں ہوتی فارم میں ہی ہے لیکن مائنس پلس کا چکر کیپسولر لیگامنٹ کا ہے. جو فرم اینڈ فیل ہے دیٹ از ویریبل امانگ دا انڈیویجول, آلریڈی ڈسکس ڈیپینڈنگ اپان دا مینی فیکٹرز. اب ہم آ جاتے ہیں ہارڈ اینڈ فیل. ہارڈ اینڈ فیل تب آتی ہے جب بون یا کارٹلیج جو ہے وہ آپس میں میٹ کرتے ہیں. بون جب آپس میں مطلب مثال کے طور پہ جب آپ ایلبو کی ایکسٹینشن کرتے ہو تو آپ جب ہاتھ رکھیں گے تھراپسٹ پیشنٹ پہ اور آلکنون ایریا پہ ہاتھ رکھیں, جب آپ اس کی ایلبو کی ایکسٹینشن کرواؤ گے تو لاسٹلی جا کے وہ رینج ختم ہو جائے گی, اور جہاں پہ وہ رینج ختم ہوگی اینڈ رینج میں آپ کو اس طرح فیل ہوگا سم ہاؤ بونی ہینڈ فیل از فیلنگ از کمنگ, دیٹ از دا ہارڈ اینڈ فیل. ٹھیک ہے, تو دیر آر دا all 3 types of the normal end feel جو ہے having a elastic quality. elastic quality مطلب جب اس میں سے اوور پریشر آپ ہٹاؤ گے it will come back, جو جوائنٹ ہے rebounds back to the first stop, واپس فرسٹ اسٹاپ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں نارمل اینڈ فیل دے آر دا پین فری. اب ہم آ جاتے ہیں پیتھولوجیکل اینڈ فیل. ان ساری اینڈ فیل میں سے کہیں پہ بھی تھوڑی سی وہ ڈیویٹ کرے گی دیٹ کمز انٹو دا ایب نارمل. نارمل سے تھوڑا ہٹ کے. تو ایب نارمل اینڈ فیلس آر دوز دیٹ ڈونٹ فالو دیز واٹ وی کال پروٹوکولس آف دا نارمل اینڈ فیل. جو پیتھولوجیکل اینڈ فیل ہے دیٹ اکرز ایٹ این ادر پلیس, جس طرح میں نے بتایا این ادر پلیس اینڈ از آف این ادر quality that is a characteristic for the joint being tested. In other words, the stop may be made earlier. جو first stop والا concept تھا وہ یا تو پہلے آ جائے گا یا بعد میں آ جائے گا in the range of motion. Then in normal سے تھوڑی چیز ہٹی
तो वो एबनॉर्मल कहलाएगी, ठीक है। और जो क्वालिटी ऑफ द स्टॉप दैट वुड बी द अनकैरेक्टरिस्टिक फॉर द जॉइंट बीइंग एग्जामिन्ड। नाउ कमिंग एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल स्कार टिश्यू जो है वो ज़्यादा फर्मर होगा, लेस इलास्टिक एंड फील होगा। ये नॉर्मल नहीं है, इलास्टिक नॉर्मल है, फर्म नॉर्मल है, लेकिन लेस इलास्टिक या कह लो कि फर्मर ज़्यादा, मतलब सेकंड ग्रेड या मसल स्पाजम है दैट प्रोड्यूसेस मोर इलास्टिक, वो ज़्यादा इलास्टिक एंड फील प्रोड्यूस करता है, इस तरह करके। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम देखेंगे। बोगी एंड फील जो है ये आती है लेस स्वेलिंग, जो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेटरी सॉफ्ट टिश्यूज की अगर बात हो तो वहाँ पे जो एंड फील आएगी वो बोगी एंड फील आएगी। हाइपर मोबिलिटी या लिगमेंटस लेग्सिसिटी यू विल फाइंड अ फाइनल स्टॉप लेटर, इसमें लेटर आएगा, बाद में आएगा मतलब, ठीक है। जो डिस्प्लेस्ड मेनिस्कस है या मेनिस्कल टीयर होगा उसमें जो एंड फील आएगी वो स्प्रिंगी एंड फील आएगी, और एम्प्टी एंड फील जो है वो फ्रैक्चर में आती है, ठीक है, इस तरह करके। बहरहाल it is possible for the same joint to present with a normal end fin in one movement direction and pathological in another। ये डिस्कस हो चुका है कि वो एक ही जॉइंट जो है वो एक डायरेक्शन में नॉर्मल, दूसरे डायरेक्शन में एबनॉर्मल हो सकता है। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ for the treatment based on end field finding only apply to the impaired movement direction। For example, जो hard end field है inelastic end field only contraindicates grade 3 mobilization in direction that is restricted। मतलब जो treatment plan है वो भी according to the end field है। Pathological end field finding can be subtle and may be apparent only to the most skilled practitioner। No doubt it comes with the practice। इस तरह इतना आसान नहीं है नॉर्मल और एबनॉर्मल एंड फील को जो है वो फील करना, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन टेस्टिंग के हम एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट बिल्कुल आसान से, तो इसको हम जल्दी घुमाते हैं। एक्टिव मूवमेंट्स वो मूवमेंट जो वो डायरेक्टली परफॉर्म करे, ठीक है। क्विकली प्रोवाइड द जनरल इंडिकेशन ऑफ लोकेशन एंड टाइप ऑफ द डिसफंक्शन एज वेल एज द सीवियरिटी। एक्टिव मूवमेंट रिक्वायर पेशेंट कोऑपरेशन, अपर एंड लोअर मूवमेंट, वी ऑल नो दैट, ठीक है। पैसिव मूवमेंट हमें पता है कि जो थेरेपिस्ट प्योरली परफॉर्म करे, इट प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाय अलोइंग यू फील टू क्वालिटी ऑफ मूवमेंट एंड एंड फील, सेंसिंग द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू द एंटायर। इस पर आप रेजिस्टेंस फील करते हो, मतलब वही एंड फील वाली बात है। प्रोवाइड द वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। पैसिव मूवमेंट नॉर्मली ग्रेटर होती हैं देन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिव। इट्स पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन लियन एंड इन्वॉल्विंग द कॉन्ट्रेक्टल नॉन कॉन्ट्रेक्टल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सीरेक्स ने दिया था। Like for example, careful examination of passive movement, it allow you to detect the muscle shortening definitely। कैप्सुलर पैटर्न, बिल्कुल ये चीज़ें इनसे पता चलती है, इनको हम डिस्कस करेंगे। हाइपोमोबिलिटी और हाइपर मोबिलिटी ये सारी पैसिव से आप कंपेयर जो है वो एग्जामिन कर सकते हो। देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव रोटेटेड जॉइंट मूवमेंट्स, जो कि हम OM चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड या एनाटॉमिकल मूवमेंट जो ग्रॉस मूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड ऑल, और कंबाइंड मूवमेंट जिसमें कपल्ड नॉन कपल्ड मूवमेंट इस तरह करके आ जाती है, ठीक है। पेनफुल आर्क सीरेक्स का कॉन्सेप्ट है। पेन जो है वो एक किसी स्पेसिफिक आर्क में होता है, किसी एंगल में होता है, किसी रेंज में होता है, जिसको पेनफुल आर्क कहा जाता है। पेन अकरिंग एनीवेयर इन रेंज ऑफ एक्टिव और पैसिव मूवमेंट विच इज प्रोसीड एंड फॉलोड बाय नो पेन। मतलब पहले पेन होगा किसी एक रेंज में, लेट सपोज इफ यू डू SLR तो आपको स्टार्टिंग की 30 डिग्री में, मिसाल पेशेंट को 30 डिग्री में हो, फिर 30 से 50 में ना हो, फिर 50 से ऑनवर्ड हो, दिस इज कॉल्ड पेनफुल आर्क। ये सीरेक्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जिस तरह शोल्डर पे भी पेनफुल आर्क होता है, तो कहीं पे भी वो हो सकता है एक्टिव और पैसिव मूवमेंट में, लेकिन उसके फौरी तौर पे उसी मूवमेंट में वो पर्टिकुलर रेंज में हुआ। मिसाल के तौर पे 90 डिग्री SLR है, तो शुरुआत 0 to 40 नो पेन, 40 से 60 के बीच में पेन हुआ, 60 से 90 नो पेन, इस तरह करके एक आर्क को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड पेनफुल, जो कि सीरेक्स का कॉन्सेप्ट। पेनफुल आर्क implies that a pain sensitive tissue is being squeezed between the heart। ये चीज़ ये बताता है कि वो जो 40 से 60 के दरमियान पेन हो रहा था, मतलब वहाँ पे ही उसका पेन सेंसिटिव टिश्यू उसी पार्ट में जो है स्क्वीज हो रहा है, किसी बोनी स्ट्रक्चर, डिपेंड करता है कौन सा जॉइंट है, उसके दरमियान में वो स्क्वीज कर रहा है, ठीक है। कैप्सुलर पैटर्न ये भी सीरेक्स का कॉन्सेप्ट था और बहुत ही इसके ऊपर बात हो चुकी है। कैप्सुलर पैटर्न एक वो पैटर्न, स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ पैटर्न, वी नो ऑल द जॉइंट्स हैविंग कैप्सूल। एक स्पेसिफिक
जो है वो पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स होता है हर जॉइंट का, और वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जब उसका कैप्सूल अफेक्ट हो जाता है। तो किसी भी जॉइंट का जब कैप्सूल डैमेज होगा तो वो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैप्सुलर। और अगर वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, दैट कम्स इनटू द नॉन कैप्सुलर। इफ द एंटायर कैप्सूल इज शॉर्टन या अफेक्टेड, वी फाइंड दैट द सीरेक्स कॉल्ड कैप्सुलर पैटर्न। कैप्सुलर पैटर्न मैनिफेस्ट करता है इटसेल्फ एज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ अ डिक्रीज्ड मूवमेंट, ठीक है, एट अ जॉइंट। When expressing the capsular pattern, a series of 3 or movements are listed in sequence. हर ज्वाइंट की अपना कैप्सूल होता है, तो जब उसका ज्वाइंट का कैप्सूल अफेक्ट होगा तो उसमें स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो है 3 से 4 लिस्ट की गई हैं, वो अफेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन बाकायदा सीक्वेंस में, एक या इस तरह करके नहीं, वो सीक्वेंस हमेशा फॉलो करेगा, नहीं करेगा दैट कम्स इनटू द नॉन कैप्सुलर, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट लिस्टेड इज प्रोक्सिमली मोस्ट डिक्रीज। जो पहली मूवमेंट होगी नंबर ए, वो हमेशा ज्यादा अफेक्टेड होगी एज कम्पेयर टू द बी, एज कम्पेयर टू द सी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा। वी डिस्क्राइब द टिपिकल कैप्सुलर पैटर्न लाइक फॉर एग्जांपल फॉर कम टू द फ्रोजन शोल्डर, फॉर शोल्डर जॉइंट, एक्सटर्नल रोटेशन स्लैश अबडक्शन स्लैश इंटरनल रोटेशन। ये क्या इंडिकेट करता है? पहली मूवमेंट कौन सी? एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी। उसके बाद कौन सी? एबडक्शन, मतलब ये ज्यादा अफेक्टेड होगी लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन से कम। उसके बाद कौन सी? इंटरनल रोटेशन, मतलब ये सबसे कम अफेक्टेड होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। This denote that the external rotation is proportionally that the most decreased movement, सबसे ज्यादा external rotation जो है वो affected होगी, then abduction next decrease and the internal rotation the least decreased movement, ठीक है। This is called capsular pattern. Capsular pattern usually present when the entire capsule is affected, ये मैं बता चुका हूँ। जिस तरह जब कैप्सुलर पैटर्न तभी प्रॉपर फॉलो होगा जब उसका पूरा कैप्सूल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। However, limitation of movement due to the capsular shortening does not necessarily follow a typical pattern. For example, only one part of the capsule may be shortened due to trauma, surgery, or other. In these cases, limitation of movement will be evident only with the movement that is stretched. ये वही बात कर रहा है कि अगर पूरा कैप्सूल अफेक्ट नहीं होता, लेट सपोज उसका कोई पार्ट अफेक्टेड होता है, तो लाजमी नहीं है कि वो पूरे पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है। लाजमी नहीं है उसमें ये तीनों की तीनों चारों मूवमेंट्स अफेक्टेड हो। एक मूवमेंट अफेक्ट होगी जब जब स्ट्रेच आएगा कैप्सूल के ऊपर। टेस्टिंग द रोटेट्रिक मूवमेंट्स देखते हैं। ड्यूरिंग द एक्टिव मूवमेंट्स ऑब्जर्व द पेशेंट रेंज ऑफ मोशन हम देखते हैं, जाहिर सी बात है, क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट एंड क्वालिटी, एंड एट द सेम टाइम नॉट एनी crepitus साउंड वगैरह या चेंज इन द पेशेंट सिम्टम। आई आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब द सिम्टम, साथ साथ पेशेंट को कमांड करते रहना है। बी स्पेसिफिक व्हेन आस्किंग द पेशेंट अबाउट द सिम्टम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वही चीज़ें जो हम थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं। व्हेन पॉसिबल कंटिन्यू द मूवमेंट अचीव्ड एक्टिवली, पहले हम एक्टिवली उनसे परफॉर्म कराते हैं, देन पैसिवली, जहाँ पे वो एक्टिव खत्म करेगा हम पैसे ओवर प्रेशर देंगे, ठीक है। वही चीज़ें जो बता रहा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर्टिकुलर एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिसफंक्शन में। ये भी सीरेक्स ने जो है वो प्रोवाइड किया था इसके बारे में। सीरेक्स प्रोवाइड वन मॉडल फॉर डिस्टिंग्विशिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल, मतलब नो डाउट मसल्स ही हैं, मसल्स और टेंडन ही कॉन्ट्रेक्टाइल है, बाकी तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है जिसमें लिगामेंट वगैरह आ जाता है। सीरेक्स divided the musculoskeletal structure into the contractile and non-contractile. Contractile में muscles and tendon, non-contractile में बाकी चीजें आ गई, ठीक है, जिसमें joint, capsule, ligament, bursa, fascia, etc., nerve roots। अब नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन और कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन में वाज़ह तौर पे फर्क। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन में ये होगा कि उसकी एक्टिव मूवमेंट्स और उसकी पैसिव मूवमेंट्स सिम्टम्स को, जो भी पेशेंट की सिम्टम है उसको या तो बढ़ाएंगी या प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड होंगी सेम डायरेक्शन में एट द सेम पॉइंट इन द सेम रेंज, अपोजिट में नहीं होंगी, ठीक है। अपोजिट जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल में होती है, मैं बताऊंगा कैसे। एग्जाम्पल, एक्टिव एंड पैसिव जो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर है वो पेनफुल अगर होगी या रिस्ट्रिक्टेड होगी सेम डिग्री ऑफ रेंज में, जो एक्टिव की होगी वो इंटरनल पैसिव की होगी, ठीक है, जो एक्सटर्नल जो एक्टिव की होगी वही पैसिव की होगी। पैसिव ज्वाइंट प्ले मूवमेंट्स, अगर इसमें आप पैसिव ज्वाइंट प्ले मूवमेंट्स कराओगे इन हालात में तो उसकी सिम्टम या तो बढ़ेंगी या प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, और रेजिस्टेड मूवमेंट यहाँ पे सिम्टम फ्री होंगी। कॉन्ट्रेक्टाइल में आ जाओ तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉन्ट्रेक्टाइल में क्या होता है कि एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगी, बढ़ाएंगी,
लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड होंगी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी. एग्जाम्पल, एक्टिव एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर है वो पेनफुल होंगी, लाजमी नहीं है कि पैसिव भी हो, एंड रिस्ट्रिक्टेड एट द अफेक्टेड मसल कॉन्ट्रैक्ट. जो पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन है वो पेन फ्री होगी. वहां पे क्या था, एक्टिव एक्सटर्नल रोटेशन और पैसिव दोनों अफेक्टेड थी, अगर वो पेनफुल है तो वो भी पेनफुल. यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये अपोजिट रिलेशनशिप है. जो पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट्स वहां पे प्रोड्यूस कर रही थी यहाँ पे नॉर्मल होंगी या मे बी सिम्टम फ्री, और वहां पे रेजिस्टेड जो है सिम्टम फ्री थी, यहाँ पे रेजिस्टेड मूवमेंट जो है वो सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगे. ये सीरेक्स की थोड़ी सी डिफरेंशिएटिंग. व्हाइल द सीरेक्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस प्रोड्यूस द क्लियर फाइंडिंग इन मेनी मस्कुलोस्केलेटल लियन. इसीलिए सीरेक्स का जो ज्यादा ऑर्थोपेडिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट था वो सॉफ्ट टिश्यू लियन के ऊपर था. ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं मसल शॉर्टनिंग एंड मसल स्पाज्म. बहुत ही अच्छा टॉपिक, और प्रैक्टिकली भी ये ज़्यादा कह लें कि अच्छा टॉपिक है. A skilled practitioner that can usually tell the difference between the muscle shortening और muscle spasm में क्या फ़र्क है. ठीक है, ऑन द एंड फील्ड के बिहाफ पे वो बता सकता है कि जो शॉर्टेंड और मसल स्पाज्म में क्या फ़र्क है. तो जो शॉर्टेंड और टाइट मसल है वो लेस वो फॉर्मर होता है, लेस इलास्टिक होता है, वाइल जो मसल स्पाज्म होता है वो मोर इलास्टिक होता है. अब इसका प्रैक्टिकली फ़र्क भी हम देखेंगे बेस्ड ऑन पेशेंट रिस्पॉन्स. लेट सपोज जब किसी पेशेंट का मिसाल के तौर पर हैमस्ट्रिंग जो है वो लिमिटेड है SLR उसकी, तो जाहिर सी बात है उसके हैमस्ट्रिंग शॉर्ट है. अब हमने कंफर्म करना है कि इसके हैमस्ट्रिंग शॉर्ट हैं या स्पाज्म में हैं. तो दोनों में क्या, दोनों में ये है कि दोनों में जो PNF का होल्ड रिलैक्स मेथड है रेसिप्रोकल इनहिबिशन वाला वो अप्लाई करेंगे. पेशेंट सुपाइन पोजीशन में हो, आप उसकी लेग जो है वो शोल्डर पे रखेंगे. ठीक है, देन यू परफॉर्म द होल्ड रिलैक्स मेथड. होल्ड रिलैक्स मेथड के बाद जितनी देर के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन PNF की टेक्निक परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो जैसे ही वो मसल रिलैक्सेशन में जाएगा, मसल इंटरनली जैसे ही मसल रिलैक्सेशन में जाएगा तो खुद ब खुद उसकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी. किसकी, SLR की. आपने पैसिवली स्ट्रेस नहीं देना. लेकिन अगर उसका मसल स्पाज्म में है, लेकिन अगर उसका मसल शॉर्टनड हुआ है ना, तो वो खुद अलाउ नहीं करेगा, आपने उसको एडिशनल स्ट्रेस देना है. तो ये डिफरेंट है मसल स्पाज्म और मसल शॉर्टनिंग में. अगर किसी का मसल शॉर्टनड है तो अगर आप उसके ऊपर होल्ड रिलैक्स मेथड अप्लाई करोगे तो आपने उसको कहा होल्ड होल्ड, वो कॉन्ट्रेक्शन करेगा. आपने होल्ड रिलैक्स करवा के जैसे ही वो रिलैक्स कहोगे, आप कमांड करोगे, देन यू हैव टू गिव एडिशनल स्ट्रेच. ठीक है, तो ही जाके उसमें लेंथ इंक्रीज होगी, उसकी जो SLR है वो इम्प्रूव होगी. लेकिन अगर वो मसल स्पाज्म में गया हुआ है और आप उसे होल्ड रिलैक्स कराते हो, उसके बाद जैसे ही आप कमांड करोगे रिलैक्स योरसेल्फ, जैसे ही वो रिलैक्स करेगा तो वो खुद ब खुद उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मसल स्पाज्म एंड मसल शॉर्टन. नाउ द ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले टेस्ट, जिसमें हम क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ जॉइंट प्ले चेक करते हैं, जिसमें ग्लाइड टेस्ट और कंप्रेशन, और ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. देयर आर 2 ways टू टेस्ट द जॉइंट प्ले, जिसमें पहले क्या करते हैं हम एक जॉइंट को, एक जॉइंट पार्टनर मतलब एक बोन पार्ट को जो है फिक्स करते हैं और दूसरे से मूव कराते हैं, एंड जस्ट टू चेक द रेंज ऑफ जॉइंट प्ले मूवमेंट, फील फॉर द चेंजेस. और वही वाला कॉन्सेप्ट जो ग्लाइड टेस्ट में हमने परफॉर्म किया था ना. और सेकेंडली वी अप्लाई द वाइब्रेशन, ऑसिलेशन एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड्स जॉइंट स्पेस चेक करने के लिए, just to check the space and the glide ranges. After that we have a traction and compression. ये हम already perform कर चुके हैं second chapter में. There are 3: traction, compression and gliding test. अगर पेशेंट की सिम्टम ट्रैक्शन टेस्ट से आती हैं, वी नो दैट व्हाट इज द ट्रैक्शन एंड traction departing and approximating is the compression. If the patient has a symptom with the traction से अगर पेशेंट की सिम्टम्स आ रही हैं नॉर्मल रेस्टिंग पोजिशन, देन आप पोजिशन चेंज कर लो जो केल्टन बॉन्ड ने पोजिशन दी, देन यू कम इनटू द एक्चुअल रेस्टिंग. और जनरल कंप्रेशन टेस्ट में अगर पेशेंट की सिम्टम्स आ रही हैं, ठीक है, दैट कॉजेज द जॉइंट कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल रेजिस्टिव मूवमेंट. इफ कंप्रेशन टेस्ट इन रेस्टिंग पोजिशन दे आर द नेगेटिव, then if no other test of the function provoke or increase the patient complaint, compression test should be performed in various three dimensional position, वही actual resting वाली position. ग्लाइडिंग टेस्ट जो डायरेक्ट मेथड है, जिसमें हम जॉइंट लाइन पूरे जॉइंट को पकड़ के ग्लाइड देते हैं ऑल डायरेक्शन में, और देन वी फील कि किस डायरेक्शन में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. Then we come into the resisted movement. Resisted movement we know that we use for the muscle neuromuscular integrity, for the muscles especially. According to the CDX, a resisted test method elicit a maximum muscle
कॉन्ट्रैक्शन, नो डाउट इन रेस्टिंग पोजिशन. अक्सर ये कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू से इन्वॉल्व. अगर रेजिस्टेंस में किसी को पेन है, इट मीन्स जिस जो मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो वही वाला मसल्स अफेक्टेड है, नो डाउट. तभी तो वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा. मसल जब भी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो पेन कर रहा है उसको. ये क्लासिफिकेशन है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. इसका रिमेनिंग पार्ट हम जो है वो चलें, ये रेजिस्टेड मूवमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे. और टिल देन थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी एंड कीप लाइकिंग. थैंक यू सो मच.